जैसे कि अगर ये रिएक्शन होता A प्लस बी गिविंग C प्लस डी, और मिक्सचर में ये 0.1 मोल, ये 0.2 मोल, ये 0.3 और ये 0.4, और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू सपोज 4 है, तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन? ये कंसंट्रेशंस है, ये सारी कंसंट्रेशन दे रखी है हमने, इतनी कंसंट्रेशन मिक्स की, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 4, तो बताइए व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालेंगे, C और D 0.3 इंटू 0.4, A और B 0.1 इंटू 0.2, ये रेशो क्या आ गया 6, आना कितना चाहिए था 4, तो डायरेक्शन क्या होगी बैकवर्ड, दिस रिएक्शन इज शिफ्टेड बैकवर्ड, और तब तक जाती रहेगी जब तक कि ये रेशो वापस से 4 नहीं हो जाता। क्लियर है ये? अगर इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है तो कैसे करेंगे? हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं कि A प्लस 2B गिविंग 3C और कंसंट्रेशंस हैं 4, 3 एंड 2, और K इक्विलिब्रियम है 2, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन? क्वोशिएंट के लिए C क्यूब A एंड B स्क्वायर, C क्यूब का मतलब 2 रेज टू पावर 3, A इज 4, ये 3 रेज टू पावर 2, क्या रेशियो आया 2/9, 2/9 इज लेस, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्टेड हुई? फॉरवर्ड, इट विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड। K दिया हुआ है, हमने एक मिक्सचर बनाया जिसमें इन सबकी ये कंसंट्रेशंस थी, इसको देख के ही तो हमें पता लगा कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर ये रेशो से कोएफिशिएंट की वैल्यू इसके बराबर आ जाती तो हम क्या कहते, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं भी नहीं जा रही नेट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देखें, ये है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, सारे ही गैसेस हैं, एंड एट इक्विलिब्रियम ये 1 है, ये 1 है और ये 2 मोलर है। क्वेश्चन है हमारा, इफ 1 mole AB is removed, what will be concentration of all at new equilibrium? हमने फ्लास्क का वॉल्यूम 1 लीटर लिया, वैसे 1 नहीं भी दिया होता तो भी पता तो चल ही जाता हमें। पहले तो बताओ जब इक्विलिब्रियम था तो K की वैल्यू क्या आई 4, K will be AB square by A2 and B2, और A2 square 1 into 1, इसका मतलब ये रेशो तो 4 है। अब नहीं, अगला जो हम करेंगे 1 मोल AB रिमूव किया तो नई कंसंट्रेशन क्या होगी। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, इतना तो हमें पता है कि जब हमने इसमें से AB 1 मोल निकाल दिया तो ये इक्विलिब्रियम तो नहीं रहा, नई कंसंट्रेशन में ये 1 है, ये 1 और ये 1 है, तो रिएक्शन किस तरफ जानी चाहिए फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गई, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड लिसन,
इसमें से x यूज हुआ, इसमें से भी x यूज होगा, तो ये कितना बनेगा 2x। पहले तो बताएं ये चीज समझ में आई या नहीं सबको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हमने निकाल लिया, 4 आया। अब इस एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम में से हमने क्या निकाला, इस एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम में से हमने क्या निकाला, 1 मोल AB बाहर निकाल लिया। हाँ जी, इधर इसमें से 1 मोल AB बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास अब AB कितना बचा, मैं अगले स्लाइड में लिख रही हूं कि A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। जब हमने इसमें से ये हटा दिया, इसका कोशेंट 1 हो गया, तो ये रिएक्शन किस तरफ शिफ्टेड हुई, फॉरवर्ड। यहां से x यूज हुआ, यहां से भी x यूज हुआ, और ये 2x बना। यहां तक देखें जरा, क्लियर। अब के इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, फिर से AB स्क्वायर बाय A2 एंड B2, और अब इस नए इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन है 1 प्लस 2x स्क्वायर by 1 minus x, 1 minus x, and this k is same, 4 ही रहेगा। k की वैल्यू वही है जो पहले थी, 4 1 plus 2x square by 1 minus x square। अगर हम इसका रूट करते हैं तो ये 1 plus 2x by 1 minus x हो गया, है ना। रूट 4 is 2, 1 plus 2x by 1 minus x। अब जरा x कैलकुलेट करें तो x क्या आया, 1/4। हाँ तुम कैलकुलेट कर रहे हो, हाँ x इज 1/4। मुझे बताओ पहले तो यहां तक समझ में आया कि अगर हम एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम में से प्रोडक्ट हटा दिया तो कितना प्रोडक्ट हटाया, रिएक्शन देखने में पता चल रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगी बिकॉज कोशेंट कम हो गया। अब x की वैल्यू 1/4 है, तो बताइए A2 कितना रहा, 3/4, B2 3/4 एंड AB 1 plus 2x है ना, 1 plus 2x है। टोटल कितना हो गया है, 1 में ऐड करना है हमें, 1/2, 3/2। सबका अमाउंट पता चल गया। ये था एक एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम में से जब प्रोडक्ट हटा दिया जाता है तो नई कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। अब क्योंकि ये सारे मोल्स थे, वॉल्यूम क्लास का 1 लीटर है, तो यही क्या हो गई इसकी मोलर कंसंट्रेशन। जब भी किसी रिएक्शन मिक्सचर में से, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हटाए जाते हैं, इक्विलिब्रियम इस तरह से आगे पीछे शिफ्ट होता है जिससे कि वो रेशो वापस से पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए, राइट। अभी हमने क्या हटाया था इस क्वेश्चन में, हमने रिमूव किया था प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट रिमूव किया तो इक्विलिब्रियम किस तरफ चला गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं, अगर हम हाँ हाँ तब ये होता, बताती हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ये इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, A2 B2 gives 2AB एंड एट इक्विलिब्रियम ये 2 है, ये भी 2 मोल्स है, और ये है 4 मोल्स। एंड इफ 1 मोल A2 is removed, what will be new equilibrium concentration? नया जो इक्विलिब्रियम बना उसके मोल्स कितने होंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो अभी भी कितना आ रहा है, 4, प्रोडक्ट स्क्वायर बाय रिएक्टेंट, कांस्टेंट तो अभी भी 4 है। अमाउंट चाहे जो मर्जी हो, तुम्हें बताया ना, अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर है तो वो रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। एंड व्हाट इज द न्यू कंडीशन, हमने अब A2 1 मोल हटा दिया, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है।
क्वोशंट क्या हुआ पहले से? क्वोशंट के 4 से कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? अब कम क्यों? A2 कम हो गया है। क्वोशंट इज 4 स्क्वायर बाय 1 into 2, 8 आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड। सो इट विल बी शिफ्टेड बैकवर्ड। वापस ना इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा। पहली चीज तो ये कंफर्म करना है। और अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन देखें, इसके अगर 2x यूज होते तो इसके कितने बनते? ये भी कितना बनता? x। अब समझ में आ रहा है? अब हमारी रिएक्शन किस तरफ जा रही है? बैकवर्ड। प्रोडक्ट यूज हो रहा है और रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब k फिर से क्या है? 4। इट इज 4 minus 2x square by 1 plus x 2 plus x, जिसमें k की वैल्यू इज अगेन 4। और ये 4 minus 2x है ना, 4 minus 2x square by 1 plus x है। तो इसको हम लिख सकते थे, अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते 2 स्क्वायर, तो ये क्या होता? 2 minus x square। अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, लिख सकते हैं ना ऐसे। ऐसे ही ये 1 plus x 2 plus x, यहां से ये 4 कैंसल, और ये क्या आ गया? 1 plus x 2 plus x will be equal to 2 minus x square। और इसको लिख सकते थे हम 1 plus x into 2 plus x। नहीं, एक सेकंड, सबसे पहले इस रिएक्शन में से AB जो है वो यूज हो रहा है, और A2 और B2 बन रहे हैं। अगर इसके x बनते, इसके भी x बनते, तो ये कितना यूज हो चुका होता? 2x। ऐसे ही होता है। इसको हटा रही हूं मैं भी। यहां तक कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? ये 4 कैंसल, और हमारे पास आ गया ये 1 plus x 2 plus x is 2 minus x square। यहां तक ठीक है? अब इसको सॉल्व करके अगर हम x निकालते हैं, कितना आएगा? 2/7। कर सकते हैं ना सॉल्व इसको? और x 2/7 आया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यूज। ये था अगर हम रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट हटा देते हैं। एक तीसरा केस और है, हमने कुछ प्रोडक्ट हटा दिया, कुछ रिएक्टेंट हटा दिया, तब क्या होगा? हाँ, ये कैसे आया? अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होती, प्रोडक्ट यूज हो रहा होता, रिएक्टेंट बन रहे होते, अगर प्रोडक्ट के 2 मोल यूज होते तो ये 1 बनता, ये भी 1 बनता। अगर इसके 2x मोल यूज हो रहे हैं, इतने कम हो रहे हैं, तो ये कितना बनेगा? और x, ये कितना बनेगा? x, ये ज्यादा बनेगा ना, तो इसलिए इसमें प्लस हुआ। राइट? हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? तीसरी सिचुएशन एक और कर लेते हैं। ये है इफ 1 मोल, इसी इक्विलिब्रियम में, एग्जिस्टिंग में, if 1 mole A2 and 2 mole AB are removed simultaneously, then what will be new concentration? पहले कितने थे? ये 2 and 4, and after removal A2 कितना रह गया? 1,
ये तो 2 ही था, ये कितना रह गया 2। अब बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? अभी तो हमें पता है प्रोडक्ट हटाओ तो फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट हटाओ तो बैकवर्ड जाएगा। इन 2 क्वेश्चन से ये चीज क्लियर हो गई कि अगर हम प्रोडक्ट हटा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्टेंट हटा रहे हैं तो बैकवर्ड जा रहा है। अभी हम दोनों हटा रहे हैं तो हमें चेक क्या करना होगा? क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन ये तो 2 ही है ना, क्वेश्चन इज 2। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्वेश्चन कम है, रिएक्शन किस तरफ गई? फॉरवर्ड, सो इट विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। फॉरवर्ड जाने का मतलब कि रिएक्टेंट में से X यूज हो जाएगा, B2 में से भी X यूज हो जाएगा और AB में कुछ ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हुआ इसमें? 2x, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2 प्लस 2x। अब फॉर्मूले में लगा दें 4 2 प्लस 2x स्क्वायर उधर उधर क्या सॉल्व, फिर बातें बंद। और फिर से इसको लिख सकते थे हम, अगर हम ये 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ये कैंसल और बाकी सॉल्व कर लें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स, ये तुम्हें सॉल्व करने आते हैं। यहां से हमने x फाइंड किया 1/5, 1/5 आ रहा है, x इज 1/5। आगे का क्वेश्चन अब कर सकते, 1/5 ही आएगा ना, ये 2 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हाँ जी, क्लियर हुआ? ये 3 सिचुएशन आई थिंक समझ में आ गई होंगी। रिएक्टेंट हटाओ, प्रोडक्ट हटाओ, दोनों हटाओ तो रिएक्शन किस तरफ जाने वाली है ये समझ में आ जाता। हाँ, तो फिर इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो फिर तो क्वेश्चन बराबर होता है ना 4 के। कुछ भी नहीं होते, हम कहते हैं दिस इज एन इक्विलिब्रियम। पर किसी भी चीज को हटाओगे तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा ही ना, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग जरूर होगी। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आज। हाँ, पिछला स्लाइड लिखनी है। ओके, सो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, यही कहेंगे। मान लो हमने 2 मोल लिए और हमने कहा 50% डिसोसिएट हो गया, तो कितना डिसोसिएट हो गया? 1 मोल डिसोसिएट हो गया, तो 50% उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ। तो लिख लीजिए, इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड। आज क्या तुम्हारे फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं? भाई केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में क्या क्या करवाया तुम?
नहीं, बाकियों को भी फाइनल एग्जाम तो देने होंगे ना स्कूल में, प्रैक्टिकल एग्जाम। सॉल्ट एनालिसिस में क्या करवाया? तो कौन सा करवाया? अमोनियम सॉल्ट और एक सेकेंड जरा, बाकी भी जो बातें कर रहे हैं सुन लें जरा ध्यान से। एक सॉल्ट एनालिसिस में तुम्हें अमोनियम आयन और बाकियों को किसी को कोई और सॉल्ट करवाए? सेम अमोनियम आयन। तो अनायन कौन से करवाए? अनायन भी तो होगा। एक सेकेंड, तुम्हें पता है सॉल्ट एनालिसिस में, एक सेकेंड चलो इस पे बात करते हैं, अभी आगे कराते हैं। जब तुम्हें एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में सॉल्ट एनालिसिस करवाया जाता है तो उसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। इसका मतलब क्या है? तुम में से कोई बताएगा जिन्होंने प्रैक्टिकल अटेंड किया है? नहीं। ओके, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर प्लीज जरा सुन लें, बड़े शर्म की बात होगी कि ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमें एसिड बेसिक रेडिकल नहीं पता। जब एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट में दो आयन होते हैं, कैटायन एंड एनायन, जैसे NaCl है। क्या टाइम पर आया। तो NaCl है, इसमें सोडियम हमें मिला किससे? बेस से, है ना। NaCl किसका सॉल्ट है? NaOH और HCl का। अरे भाई तुम्हारे काम की बात है, बातें बंद करो। तक किसी भी सॉल्ट का कैटायन हमेशा बेस से आता है और अनायन एसिड से आता है, राइट? ये तो पता है ना सबको। तो एक सॉल्ट जो है एसिड और बेस की रिएक्शन से बन रहा है। सॉल्ट का कैटायन बेस से आता है और अनायन एसिड से आता है। तो जो कैटायंस है उनको कहते हैं बेसिक रेडिकल, और जो अनायन है उसको कहते हैं एसिड रेडिकल। समझ में आइए। और सॉल्ट एनालिसिस में तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिक रेडिकल। इसका मतलब तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है? हरलीन ये इस टॉपिक में नहीं है पर हाँ इस टॉपिक में भी आगे आएगा लास्ट में इक्विलिब्रियम के। तो आज प्रैक्टिकल की बात हुई तो उस पर बता रही हूँ मैं कि बेसिक रेडिकल जो कैटायन है सॉल्ट का, और एसिड रेडिकल जो अनायन है। अब जैसे कि तुम्हें सॉल्ट पूछा गया, अमोनियम क्लोराइड तुम्हें दिया गया था, और तुम्हें पूछा जाएगा आइडेंटिफाई दिस सॉल्ट। तो तुम्हें इस आइडेंटिफाई करने में तुम्हें बेसिक रेडिकल अमोनियम आइडेंटिफाई करना है और एसिड रेडिकल क्लोराइड आइडेंटिफाई करना है, और उसके फिर तुम्हें टेस्ट देने पड़ेंगे। कभी भी सॉल्ट एनालिसिस में एक आयन नहीं पूछा जाता। उसमें सॉल्ट एनालिसिस का मतलब है सॉल्ट को एनालाइज करें, उसके कैटायन और एनायन को बताएं। जैसे तुम्हें अमोनियम कार्बोनेट मान लो दे दिया, तो तुम्हें अमोनियम का टेस्ट करना है और कार्बोनेट आयन का टेस्ट करना है। किस दिन एक ऐसी रिवीजन क्लास इसी पे रख लूंगी मैं, प्रैक्टिकल वाली, क्योंकि प्रैक्टिकल में तुम्हें कुछ जवाब तो देना होगा ना स्कूल में। और एक चीज तुम्हें बता दूं, 12th में कंपटीशन में सॉल्ट एनालिसिस एक सेपरेट टॉपिक है, कंपटीशन का सेपरेट पार्ट है, जिसमें जिसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कहते हैं ना, वो सॉल्ट एनालिसिस ही है। हाँ, वो क्रिस्टलाइजेशन तो अलग चीज हो गई ना, ये अलग है। एक टाइट्रेशन होती है, एक सॉल्ट एनालिसिस होगा, एक क्रिस्टल्स होंगे। मोहर सॉल्ट, एक या तो मोहर सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं या सिर्फ फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट के भी हो सकते हैं, और मोहर सॉल्ट के, ज्यादातर मोहर सॉल्ट तुम्हारे कोर्स में पूछा जाता है। तो आई थिंक अब याद हो गया होगा कि एसिड बेसिक रेडिकल का मतलब क्या है। हाँ जी, चलिए हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, अल्फा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स dissociated by the number of moles initially taken. जब तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम हो ना, उससे पहले बता देना, फिर एक क्लास ले लेंगे ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। It is a fraction of molecule dissociated.
अगर हम कह रहे हैं कि 50% डिसोसिएशन हो रहा है और हमने 10 मोल्स लिए तो कितना डिसोसिएट हुआ? 5 मोल्स। तो जितना भी अमाउंट हमने लिया है उसका कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, राइट। अब जरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसमें क्या रिलेशन है वो आगे करते हैं हम। इधर लिख लें अगला एग्जांपल। पहला है डिसोसिएशन ऑफ HI, डिसोसिएशन ऑफ HI। इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है? डेल्टा Ng 0 है, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बराबर है। जब भी कभी ऐसी रिएक्शन हो तो उसका जो लास्ट एक्सप्रेशन है हमेशा इसके जैसा ही आएगा, जो हम इसके लिए भी स्टडी करेंगे। एक एग्जाम्पल ध्यान से सुन लें, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा, कोई भी अननोन सी रिएक्शन भी दे दी जाएगी पर तुम्हें लास्ट का रिलेशन डिराइव करना आना चाहिए। सपोज हमने इनिशियली वी हैव टेकन A moles per liter, हमने A moles per liter लिए। एट इक्विलिब्रियम इसका अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, A माइनस A अल्फा डिसोसिएट हुआ। A अल्फा क्यों लिखा मैंने? जैसे मान लो हमने 1 मोल लिए होते तो उसका अल्फा डिसोसिएट होता, 2 मोल लिए तो 2 का अल्फा डिसोसिएट होता, 3 मोल लिए होते तो 3 का अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट होता। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हमने A मोल लिए तो A का अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, तो ये कितना बच गया? A माइनस A अल्फा। अगर इसके 2 यूज होते तो इसका 1 बनता। ये देखो, इसका 2 यूज होता तो इसका 1 बनता। तो अगर इसका A अल्फा यूज हो रहा है तो ये कितना बनेगा? बाय 2। ये कितना बनेगा? A अल्फा बाय 2, राइट। हाँ, तुम इधर नोट कर रहे हो? लिखो जल्दी, इसको खुद लिख के देखना, क्योंकि कई अलग अलग रिएक्शंस में ये डेरिवेशंस आ जाते हैं। फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से। हाँ, मैं कल एक मिनट बताती हूँ। हमने इनिशियली A मोल्स पर लीटर लिए और A मोल्स का अल्फा फ्रैक्शन यूज हुआ, तो अगर A अल्फा यूज हो गया तो बचा कितना? A माइनस A अल्फा। अगर इसके 2 यूज होते तो इसका 1 बनता। अगर इसका A अल्फा यूज हो रहा है तो ये इसका हाफ ही बनेगा ना, तो ये A अल्फा बाय 2 हो गया। ऐसे ही आयोडीन भी A अल्फा बाय 2। अब हमारे पास ये नया इक्विलिब्रियम आ गया इन सब सिचुएशन के साथ। ये है मोल्स, राइट। हमने A मोल्स ही ले लिए, लीटर छोड़ दो। और इसका कंसंट्रेशन अगर हम लें तो क्या हो जाएगा? A कॉमन बाय V, A अल्फा बाय V इंटू 2, A अल्फा बाय 2 इंटू V। ये हो गई कंसंट्रेशन। यहां तक किसी को डाउट? शुरू में हमने A मोल्स लिए, A मोल्स का अल्फा फ्रैक्शन यूज हुआ, बचा कितना? A माइनस A अल्फा। अगर ये 2 यूज होता तो ये 1 बनता। अगर ये A अल्फा यूज हो रहा है तो ये A अल्फा बाय 2 बनेगा, ये भी A अल्फा बाय 2 बनेगा। ये थे मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके क्या आ गई? कंसंट्रेशन। अब Kc के फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना, A अल्फा बाय V इंटू 2, A अल्फा बाय V इंटू 2 बाय, क्या बात है, हाँ, A 1 माइनस अल्फा बाय V, यही होगा। हाँ, बाय स्क्वायर, HI स्क्वायर है ना। Kc इज H2 I2 बाय HI स्क्वायर। पहले तो बताएं ये रिलेशन लिखना आया या नहीं, है ना। प्रोडक्ट थे उसका अमाउंट लिखा, रिएक्टेंट थे अमाउंट लिखा, रेज टू पावर द कोएफिशिएंट्स। क्या चीज कैंसिल हो रही है? हाँ,
मुमताज बताओ इस फॉर्मूले में क्या चीज कैंसिल हो रही है? ए कैंसिल, वी भी तो कैंसिल, ये भी वी स्क्वायर है, तो क्या बचा? अल्फा स्क्वायर बाय 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या इस पूरे फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आई? इसका मतलब जो मर्जी कंसंट्रेशन ले लो, अल्फा चेंज नहीं होने वाला। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं होती, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, पर इस पर्टिकुलर केस में क्या है, अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन। अल्फा डिपेंड ओनली ऑन के। समझ में आया? इस फॉर्मूले में, लास्ट फॉर्मूले में सिर्फ अल्फा और के का रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तभी चेंज होगी जब हम इसका के चेंज करेंगे। और के कब चेंज होता है? जब हम टेम्परेचर चेंज करें। तो इसके लिए लिख लीजिए, जब भी कभी नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के कोएफिशिएंट्स बराबर हो या डेल्टा एनजी 0, इफ डेल्टा एनजी इज 0 देन अल्फा विल बी independent of initial concentration. केसी तो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, वो तो कंसंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं करता। पर सम टाइम्स अगर इस फॉर्मूले में कंसंट्रेशन टर्म आ जाती तो अल्फा शायद डिपेंड करता, लेकिन इस केस में तो अल्फा भी सिर्फ के पर डिपेंड कर रहा है। अल्फा डिपेंड ओनली ऑन के, नॉट ऑन कंसंट्रेशन। और उन सब इक्विलिब्रियम में ऐसा कह सकते हो कि अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन इफ डेल्टा एनजी इज 0। हाँ, केपी के अकॉर्डिंग डिपेंड, इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि इस रेशो में बाकी चीजें भी आ रही हैं। हाँ, डेल्टा एनजी 0 है। केपी, हाँ, केसी का फॉर्मूला केपी इक्वल टू केसी आएगा, मैं अभी बताती हूँ उसका फॉर्मूला भी। राइट, लिख लिया सबने ऑनलाइन? ओके, अब जरा केपी का रिलेशन लिखते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने केपी के रिलेशन में एक चीज बताई थी, क्या? नहीं, केपी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, याद है ये वाला? बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर देयर कोएफिशिएंट पी टोटल बाय रेज टू पावर क्या था? डेल्टा एनजी। अब यहां पर डेल्टा एनजी है 0, ये रेशियो क्या हो गया? 1। तो केपी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI स्क्वायर। वही फॉर्मूला हो गया ना पीछे जो किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ए अल्फा बाय वी इंटू 2। वी को छोड़ दें, वी को तो लेना ही नहीं है ना हमें, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन? कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ए अल्फा बाय 2, ये भी ए अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय ए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। फिर से तुम देख रहे हो अल्फा कैंसिल, वही आ गया ना फॉर्मूला। क्या आया ये? अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे भी हमें पता है केपी विल बी केसी, व्हेन डेल्टा एनजी इज 0 केपी विल बी केसी। मुझे बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस केस में समझ में आया? चाहे वो HI का डिसोसिएशन होता, चाहे वो NO का डिसोसिएशन होता, जहां भी डेल्टा एनजी 0 है यही रिलेशन आने वाला है। केपी एंड केसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। इक्विलिब्रियम आने पर पी टोटल क्या होगा उस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ के पे डिपेंड कर रहा है, और के कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता भी नहीं है। तो चलिए अगला केस करते हैं जहां नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, तब ये रिलेशन क्या होगा? तुम आगे देखोगे ए की जो मर्जी अमाउंट ले लो,
मैं पहले एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर कंक्लूजन करेंगे। ये लिखिए सबने। अगला रिलेशन, उद्धव PCl 5, क्या करें? तुम जरा सा भी बोलते हो ना सुनाई दे जाता है। हाँ जी, PCl 5 गिविंग PCl 3 एंड क्लोरीन। हाँ जी, सामने देखें, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। सपोज हमने इसके ए मोल्स, अभी लिखना बिल्कुल बंद करो और सामने देखो, हमने इसके ए मोल लिए, इक्विलिब्रियम पर इसका अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, कितना बचा? A माइनस ए अल्फा। ये कितना बना? ए अल्फा। ये भी कितना बना? ए अल्फा। अभी 2 नहीं किया हमने। 2 क्यों करेंगे? ये देखो, इसके 1 यूज होता है तो ये 1 बनता है, ये भी 1 बनता है। बाई 2 तो तब करते हैं ना जब इसके 1 यूज होता है और ये हाफ बनता। ठीक है, तो ये अल्फा और ये ए अल्फा, और कंसंट्रेशन क्या हो गई? A1 माइनस अल्फा बाई वी, ए अल्फा बाई वी, ए अल्फा बाई वी। अब जरा केसी के फॉर्मूले में इसको लगाते हैं। PCl3 की कंसंट्रेशन, क्लोरीन की कंसंट्रेशन, सामने देखिए, बाद में लिख लेना PCl5 की कंसंट्रेशन। अब हमने सारी वैल्यूज इसमें लगा दी। ए अल्फा बाई वी, ए अल्फा बाई वी डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस अल्फा बाई वी। यहां से एक ए और एक बी रह जाएंगे। क्या आ गया? ये ए बाई वी अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये है केसी। ए बाई बी क्या है? ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ए बाई बी ओरिजिनल कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब जो अल्फा है सिर्फ के पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है। और के क्योंकि कांस्टेंट है, तो ए बाई बी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस, ये रेशो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। अगर हमने कंसंट्रेशन चेंज की तो ऑब्वियसली अल्फा को चेंज होना पड़ेगा ना, ताकि के कांस्टेंट रह सके। तो यहां से हम क्या कहेंगे? अल्फा विल डिपेंड ऑन बोथ कंसंट्रेशन एंड के। मतलब कि अगर हमने इस मिक्सचर का वॉल्यूम चेंज कर दिया होता तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती, अल्फा भी चेंज हो जाता। अगर हम इसका वॉल्यूम चेंज करते तो इसका डेफिनेटली अल्फा भी चेंज हो जाता। हमने इवन मोल्स भी नहीं चेंज किए, सिर्फ वॉल्यूम ही चेंज किया है। तुम देख रहे हो उस क्वेश्चन में कि अगर हमने इस फ्लास्क को बड़े फ्लास्क में डाल दिया होता या पिस्टन लगा होता तो पिस्टन रेज कर दिया होता तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता और उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होती। तब तक चेंज हो जाती जब तक ये रेशो वापस पुराने के बराबर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। के कब चेंज होगा? जब हम क्या चेंज करेंगे? टेम्परेचर। अब नोट कर सकते हैं इसको। अब केपी का रिलेशन भी डिफरेंट ही आने वाला है, जरा ट्राई करें केपी का रिलेशन लिख के देखें। पहले ये वाला नोट करें, सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द रिलेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन? पी टोटल कर लो एट इक्विलिब्रियम PT is the total pressure. KC सबने नोट कर लिया? अब KP के लिए रिलेशन लिखते हैं हम। Number of moles of PCl3, chlorine
PCl5 P total by N total. ये है A अल्फा, ये A अल्फा, ये A 1 minus alpha P total. What is N total? नहीं, N total ये है ना, क्या आ गया ये? A plus A अल्फा पहले बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? ये ऐड कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, A प्लस A अल्फा ही आएगा ना। और यहां से तुम देखो A कैंसल, डेल्टा एन जी 1 है ना, डेल्टा एन जी इज 1, A 1 माइनस अल्फा P टोटल बाय A 1 प्लस अल्फा, और A कैंसल, तो Kp में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू P टोटल बाय ये 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा है, तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ तुम देख रहे हो P टोटल आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम पर कितना प्रेशर है उस पर Kp डिपेंड करेगा। Kp और Kc दोनों का रिलेशन पता चल गया हो। ये टाइप ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये सब चेंज होता रहेगा। लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो किसी भी स्टेप पर। इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम और रिलेशन निकालने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं कि बताओ इस रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन। हाँ, जब डेल्टा एन जी 0 है तब रिलेशन हमेशा सेम आएगा, और जब डेल्टा एन जी 0 नहीं है फिर वो अलग अलग होता जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, इसका रिलेशन निकाल के बताएं जरा। ये लिख लिया सबने यहाँ तक? ऑनलाइन स्टूडेंट सबने लिख लिया? यस मैम। सो क्वेश्चन है, कोई रिलेशन निकालना है, N2O4 डिसोसिएट टू गिव 2NO2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kp Kc? Kc का रिलेशन भी और Kp का अलग अलग निकाल के बताएं। प्लीज ट्राई करें, खुद ट्राई करें एक बार। कुंदास तुम्हें भी बोला गया करने के लिए। हाँ श्रेयस कर लिया? एक बार खुद ट्राई करोगे ना तभी आएगा कैसे किया जाता है रिएक्शन पे अप्लाई। हाँ तुम अपने रजिस्टर पे करो ना। केसी, हाँ 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 हाँ।
देखो नंबर ऑफ मोल जीरो तो है नहीं, डेल्टा एनजी इज नॉट जीरो, तो आएगा तो सही, पर कैसे आएगा? एक सेकंड करने दे सबको करने। हाँ किया किसी ने? हाँ किया या नहीं? प्रथम तुम, पेन तो नहीं चल रहा। के सी भी आ रहा था, ए बाई बी भी आ रहा था, अल्फा वन माइनस अल्फा, के तो कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब अल्फा और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है ना। क्या किसी ने ट्राई? ऑनलाइन कितने स्टूडेंट ने ट्राई किया है? यू कैन रेज योर हैंड्स जिसने निकाल लिया आंसर। अच्छा तबलीन, और किसने? हाँ तबलीन बताओ जरा क्या आंसर। अच्छा और भी किसने किया? हरलीन, मानवी। हाँ तबलीन बताओ क्या आंसर है? Ma'am, Kc 4a/v into alpha square upon 1 minus alpha. वेरी गुड। और केपी? और Kp 4 alpha square upon 1 minus alpha square into p total. पी टोटल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब जरा चेक कर लें आंसर क्या आ रहा है। तुम में से कितनों ने कर लिया था? वाह गुड, इधर भी वेरी गुड। आंसर आ रहा था के सी के लिए 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा और कंसंट्रेशन ए बाई बी, यही था। और के पी का रिलेशन क्या आया था? 4 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। कैसे आया था जरा चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये था, हमने स्टार्टिंग में N2O4 के ए मोल्स लिए, ठीक है। इसका अल्फा, अब जरा प्लीज सुन लें जिनका ये आंसर नहीं आया था, ए माइनस ए अल्फा डिसोसिएट हुआ, ये कितना बनेगा? 2a अल्फा। मुझे बता, पहले तो ये रिलेशन समझ में आना चाहिए कि इसका 1 डिकम्पोज हो रहा है तो उसके 2 बन रहे हैं, तो ये 2a अल्फा हो गया। कंसंट्रेशन क्या हो गई? a 1 माइनस अल्फा बाई बी 2a अल्फा बाई बी। अब AC के फॉर्मूले में हम यही लगाएंगे, NO स्क्वायर मतलब 2 अल्फा 2a अल्फा बाई बी का स्क्वायर, और इधर a 1 माइनस अल्फा बाई बी। इससे क्या होगा? ये एक a कैंसल, पर एक a बचेगा, 2 स्क्वायर है तो 4 हो गया, ठीक है। एक a कैंसल हो गया, एक a बचेगा, एक v कैंसल हो जाएगा बट एक v बचेगा, और ये अल्फा स्क्वायर हो गया। समझ में आइए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे एक v कैंसल होगा, v स्क्वायर है ना, a स्क्वायर है तो एक a कैंसल हो जाएगा, a बच जाएगा, और 2 स्क्वायर इज 4। तो ये रिलेशन के सी के लिए आ गया। के पी के लिए हम क्या लगाएंगे? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2a अल्फा स्क्वायर बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनटू पी टोटल बाय एन टोटल। एन टोटल क्या है, इसको ऐड करके देखें तो a प्लस ए अल्फा रेज टू पावर 1। अब यहां से तुम देख रहे हो a तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये a स्क्वायर है, ये a और a है, ये कैंसिल हो गया, ये 4 अल्फा स्क्वायर
1 माइनस अल्फा पी टोटल बाय 1 प्लस अल्फा। तो ये रिलेशन क्या आ गया, 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल। लास्ट रिलेशन क्लियर हुआ? When डेल्टा एन जी इज नॉट 0 तो ये रिलेशन आ गया। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग केसेस में हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कर लेते हैं लास्ट। हाँ जी, लिख लिया सबने ये यहां तक? चले आगे। तो अगला है डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, जिसके कॉफिशिएंट बहुत ही अजीब से हैं, सबके अलग अलग हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1 मोल से शुरू कर लेते हैं। वॉल्यूम बी है, मोल्स 1 है। 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बनेगा? ये 2 है तो ये 1 है, तो ये अल्फा बाय 2। अगर ये 2 है तो ये 3 है, 3/2 अल्फा। चलो ये तो समझ में आ गया। ए होता तो ए कर देते साथ में, और कंसंट्रेशन के लिए बाय वॉल्यूम। और यहीं से Kc निकालते हैं। Kc N2 अल्फा बाय 2v, H2 का क्यूब 3 अल्फा बाय 2v का क्यूब डिवाइडेड बाय अमोनिया स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करके बताएं क्या आता है। 3 raised to power 3 27 अल्फा raised to power 4, सॉरी अल्फा raised to power 4 है ना, 1 इधर है 3 इधर है। वॉल्यूम ऊपर 4 वॉल्यूम है, नीचे 2 वॉल्यूम है, तो यहाँ v स्क्वायर आ जाएगा। और 2 raised to power 3 है तो कितना हो गया 16। और बाकी क्या बचा लास्ट में, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। कर लिया ना हमने, 2 इंटू 2 raised to power 3 था ना। तो ये लास्ट रिलेशन Kc के लिए ये वाला आ गया 1/v स्क्वायर, जब हमने 1 मोल लिया था। अगर a लिया होता तो a स्क्वायर बाई v स्क्वायर, जितने a लेंगे उतने v आए, v उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। और अगर तुम्हें Kp के लिए निकालना होता तो क्या करते, तब सिर्फ मोल्स लेते, अल्फा बाय 2 3/2 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पी टोटल बाय एन टोटल। अब इसको ऐड करके देखो तो कितने एन टोटल आते हैं। 1 प्लस अल्फा नहीं, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2 3/2 अल्फा, सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। बस ये हाँ सॉरी ये क्यूब आएगा। हाँ इसका भी, ये भी रेज टू पावर क्या होगा स्क्वायर। डेल्टा एन जी इज 2 ना, क्योंकि ये 3 + 1 4 है और ये 2 है, तो डेल्टा एन, ये जो ऊपर डेल्टा एन जी है दैट इज 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, Kp इज 27 अल्फा 4 बाय
16 1 minus alpha square p total square by 1 plus alpha square. यही हुआ. तो ऐसे जो भी रिएक्शन है उसके लिए रिलेशन निकालते जाओ. मुझे बताओ रिएक्शन टू रिएक्शन कैसे वेरी करता है, समझ में आइए. अब इक्विलिब्रियम के कुछ और क्वेश्चन करने से पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले वो बताती हूँ, उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल पार्ट पर आएंगे. आई थिंक अल्फा का रिलेशन तो समझ में आ गया होगा. एक अल्फा का रिलेशन मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, वेपर डेंसिटी और अल्फा में क्या रिलेशन है, एक बार फिर से बता दो तुम. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन vapor density of mixture, कौन सा, equilibrium mixture, vapor density of equilibrium mixture and degree of dissociation. तुम्हें याद होगा हमने एक फॉर्मूला किया था गैसेस के लिए. फॉर गैसेस molecular mass is twice of vapor density. सबको पता है. So अभी हम कुछ गैसियस मिक्सचर ही लेने वाले हैं. सपोज ये हमने गैसियस मिक्सचर ये वाला ले रहे हैं. इसको पॉइंट को जरा ध्यान से समझ लें प्लीज. हमने सपोज 1 मोल PCl5 लिया. सामने देखें प्लीज, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो. हमने 1 मोल लिया, मतलब कितने ग्राम लिया, मॉलिक्यूलर मास. इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 208.5 ग्राम. प्लीज इधर देखें. पुष्कल सामने. हमने 1 मोल PCl5 लिया, मतलब 208.5 ग्राम PCl5 लिया. अब किसी एक कंडीशन पर रखा इसको, तो इसमें से कुछ डिसोसिएट हो गया, मान लो अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना बनेगा अल्फा, ये भी कितना बनेगा अल्फा. टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा हो गया. अगर हमें मास ऑफ मिक्सचर निकालना होता, this will be the moles of mixture into molecular mass of mixture. याद करो मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास इज द मास. अब मान लो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास m है और मोल्स है 1 प्लस अल्फा, और मिक्सचर का मास होना कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास. जो स्टार्टिंग में लिया एंड में भी टोटल मास तो वही होगा ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जो मास स्टार्टिंग में लिया एंड तक भी वो सेम होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए. और ये m क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. तो अगर हम इसकी जगह वेपर डेंसिटी लेते तो इसका फॉर्मूला क्या होता, इसकी वेपर डेंसिटी की टर्म्स में अगर हम इसको लिख रहे होते, 208.5 को वेपर डेंसिटी की टर्म्स में लिख रहे होते, तो ये क्या आ जाता, 104.25 यही होता ना, इंटू 2. इसको 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 लिख सकते थे. तो ये 1 प्लस अल्फा, तो ये मॉलिक्यूलर मास को भी 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर लिख सकते हैं. यहां से ये तो कैंसल, तो क्या बच गया, ये वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 divided by vapor density of mixture will be 1 plus alpha. और एक चीज और, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास 208 से तो कम ही आएगा, क्योंकि एक हेवियर चीज लाइटर कंपोनेंट में चेंज हो रही है. अब हम इसके 1 मोल को निकालेंगे तो उसमें PCl5 के साथ उस PCl3 या क्लोरीन भी होगा, क्योंकि आप फ्रैगमेंट्स पड़े हुए, तो वेपर डेंसिटी इस मिक्सचर की पहले से कम होगी. मैं लिखना नहीं है अभी, प्लीज लिखो मत, दोबारा लिखवा दूंगी.
पर ये वेपर डेंसिटी और हम इसकी जगह मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर भी लिख सकते थे, एंड में उसको वेपर डेंसिटी से चेंज रिप्लेस कर देते। एक बार फिर से बताती हूँ मैं, इसको सुने ध्यान से, अब चाहे लिख लेना। PCl5 PCl3 और क्लोरीन में चेंज हुआ। हमने स्टार्टिंग में PCl5 1 मोल लिया, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास लिया। PCl5 का मॉलिक्यूलर मास 208.5 है, या फिर हम कह सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 के बराबर हमने शुरू में मास लिया। इक्विलिब्रियम पर इसका अल्फा डिसोसिएट हुआ, ये अल्फा बना, ये अल्फा बना, और एन टोटल इक्विलिब्रियम पर 1 प्लस अल्फा हो गए। मास ऑफ मिक्सचर will be moles of mixture into molecular mass of mixture. Moles of mixture 1 plus alpha है। molecular mass of mixture को 2 into vapor density of mixture लिख सकते थे, और मास ओरिजिनली जो हमने लिया वो कंजर्व रहता है, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 into 2। तो यहां से ये 2 कैंसल, और हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया कि एक्चुअल वेपर डेंसिटी PCl5 की कितनी है, मिक्सचर की वेपर डेंसिटी पहले से कम है, दिस विल बी 1 प्लस अल्फा। ये रिलेशन वेपर डेंसिटी और अल्फा का आ गया। जितना ये ज्यादा डिसोसिएट होता जाएगा उतना मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कम होता जाएगा, उतनी वेपर डेंसिटी कम होती जाएगी। एक हैवियर चीज जब फ्रैगमेंट्स में चेंज होती है तो उस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल से कम हो जाता है। तो जितना अल्फा ज्यादा उतना इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी कम। अगर मान लो हमारे पास दो फ्रैक्शंस दिए होते, एक में इसकी 25% डिसोसिएटेड है, दूसरे में 50% है, तीसरे में 75% है, तो मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास का रेशियो क्या होता? किसका मॉलिक्यूलर मास किस मिक्सचर का सबसे ज्यादा होता? फर्स्ट वाले का। जो कम डिसोसिएट हुआ उसका मिक्सचर ज्यादा हैवी होगा, उसमें ज्यादा हैवियर कंपोनेंट PCl5 पड़ा होगा। मुझे बताओ, समझ में आई? तो बस लास्ट में हमें मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी होती है तो हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा एक क्वेश्चन लिखिए। N2O4 dissociate to give 2NO2 if vapor density of this mixture is 70. No, 70. 30. Vapor density of mixture is 30. Find alpha. If vapor density of this mixture is 30, find alpha. Molecular mass of N2O4 is, I think 92 होता है, चेक कर लेना। 92 ही है शायद, हाँ। जरूरी नहीं कि तो मैं वेपर डेंसिटी से ही कर दूं, मॉलिक्यूलर मास से भी लिख सकते थे। दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। या प्योर N2O4 की वेपर डेंसिटी कितनी है? 46। प्योर होता तो वेपर डेंसिटी 46 होती, अभी कितनी है? 30। कम है ना, क्योंकि ये हेवियर चीज किसमें चेंज हो रही है? लाइटर में। तो हमें देखना है कि N2O4 कितना % डिसोसिएट हुआ। ये 1 लिया था, 1 माइनस अल्फा, ये 2 अल्फा, एन टोटल विल बी 1 प्लस अल्फा, और इसका वेपर डेंसिटी है 46 और मिक्सचर की है 30। वही फॉर्मूला जैसे पहले था, 46/30 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा क्या आ गया?
1 माइनस 0.53, मतलब कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 53%. N2O4 is 53% डिसोसिएटेड. और ऑब्वियसली अगर ये 30 की जगह 20% डिसोसिएट हो रहा होता तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर इसका 30 की जगह 20 होता वेपर डेंसिटी, तो हम कहते हैं अल्फा पहले से कम है, ज्यादा है? ज्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसकी अल्फा और भी कम हो जाती. अगर इसका अल्फा ज्यादा होता तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास और कम हो जाता. पता चला? अगर अल्फा 53% से ज्यादा होता तो इसका मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास 30 से भी कम हो जाता. मुझे बताओ, ये समझ में आया? इसके फॉर्मूला याद नहीं करने, तुम्हें रिलेशन निकालना आना चाहिए अलग अलग क्वेश्चंस में, राइट? तो जब भी कोई एक हेवियर चीज फ्रैगमेंट्स में चेंज होती है तो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी कम हो जाती है, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है, और उसकी वैल्यू से हम अल्फा निकाल सकते थे. अगर अल्फा दिया होता तो हम मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते. यहां तक समझ में आया? आंसर नेगेटिव कैसे आएगा? ओहो सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया. 46/30 -1 आएगा. सर ऐसे होना चाहिए था. नॉट ऑलवेज 1 प्लस अल्फा, रिएक्शन के हिसाब से चेंज होते जाएंगे कि कितने फ्रैगमेंट्स में वो चेंज हो रहा है. ठीक है? अब ये रिलेशन किस केस में अप्लाई नहीं होगा? जब नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहे. तो मैं बताती हूँ, मैं इसके 1 मोल लिए, इसका अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, ये कितना बनेगा? अल्फा/2. ये भी कितना बनेगा? अल्फा/2. एन टोटल कितने रह गए? 1. तो यहाँ तो अल्फा का रिलेशन आया ही नहीं. So we cannot correlate vapor density and alpha if delta Ng is 0. Vapor density concept is not applicable in this case. If delta Ng is 0, we can't correlate alpha and vapor density. तब अल्फा मिक्सचर के लिए आएगा ही नहीं. लास्ट वाले केस में वैसे ही था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, मॉलिक्यूलर मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर 1 प्लस अल्फा. अगर अल्फा ज्यादा होगा, डिसोसिएट ज्यादा होगा, लाइटर चीज ज्यादा बनेगी, तो वेपर डेंसिटी कम हो जाएगी. ठीक है? चले आगे. जैसे मान लो दिया होता AB2 डिसोसिएट टू गिव A+2B, मान लो ऐसे होता, तब ये रिलेशन कैसे निकालते? सपोज ये है रिलेशन, हमने इसके 1 मोल लिए, या मॉलिक्यूलर मास AB2 का लिया, उसमें से अल्फा डिसोसिएट हो गया सामने, ये अल्फा और ये 2 अल्फा, तो एन टोटल क्या है? 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा. इस बार 1 प्लस 2 अल्फा है ना, तो अब इस बार कोरिलेट कैसे करेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 विल बी 1 प्लस 2 अल्फा इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. तो ये जो लास्ट रिलेशन है ये इक्वेशन के हिसाब से चेंज होता जाए. पिछली बार 1 प्लस अल्फा के साथ आया था, अब क्या है? 1 प्लस 2 अल्फा. मुझे बताओ, ये रिलेशन निकालना समझ में आया? हो सकता है यहाँ 3 होता, 4, जो भी होते.
ये जब भी हमें मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तब ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अल्फा दिया हो तो। हमने बहुत पहले एक बार ये कॉन्सेप्ट किया हुआ है, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है मोल्स में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जब करवा रहे थे कुछ इस तरह का किया था। मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास के, जब एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, याद है ना? नहीं, अगर हमें अल्फा पता हो तो इनका परसेंटेज कंपोजिशन ही निकाल सकते हैं, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। याद हो ना मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आइसोटोप्स के लिए जब हम करते हैं, तो एक मिक्सचर में जब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो तब उसका मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल से तो डिफरेंट आता है ना। तो ये वही केस है कि हमने AB2 लिया था, लेकिन जब वो डिसोसिएट हो गया, फ्रैक्शन में आ गया, मिक्सचर में आ गया, तब मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास ओरिजिनल AB2 के मास से तो डिफरेंट ही होगा ना। तो जैसे हम आइसोटोपिक कंपोजिशन के लिए फॉर्मूला लगाते थे एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, यहाँ अगर हमें अल्फा दिया होता तो हम मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते। हो गया। अब जैसे कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं ना, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल एसोसिएट भी होते हैं। जैसे कि मान लो ये एसिटिक एसिड है, इसके दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, डायमर में चेंज हो गए, और हमें निकालनी है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर ये 1 मोल है और इसका अल्फा मतलब 60 ग्राम है, अगर इसका अल्फा फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बनेगा, अल्फा बाय 2। टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, 1 माइनस अल्फा बाय 2 हो गए, और उसको मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी इक्वल टू 60। अगर तुम देखो अल्फा मान लो 50% है, तो बताएं जरा मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो, कैलकुलेट करके बताएं। 60 से ज्यादा आएगा, कम आएगा, आना भी चाहिए। अब जो हेवियर चीज बीच में आ रही है ना, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, एक फ्रैक्शन ऐसा है जो डबल मास वाला है, निकाल के देखो जरा अल्फा को 50 लगाते हुए, 80 आ रहा है ना, 60 से ज्यादा आ रहा है ना। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है तो मिक्सचर की वेपर डेंसिटी बढ़ जाती है या मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है। एक सेकेंड, कुछ समझ में आया? अभी तो हमें पता था एसिटिक एसिड डायमर मतलब दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, तो हमने यहाँ अल्फा बाय 2 लिख दिया, ये 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल्स इतने थे, इसको मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते तो मास आ जाता, और मास कंजर्व रहता है, इसलिए जो शुरू में लिया लास्ट में भी उतना ही आना चाहिए ना। टोटल मास नहीं बढ़ता, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। अगर सपोज अल्फा 50% होता, तो अगर अल्फा 80% होता तो ये मास और भी ज्यादा हो जाता। जितना ज्यादा फ्रैक्शन एसोसिएट होगा उतना ही हेवियर होता जाएगा, राइट? क्लियर? कर लिया सबने? अच्छा, लिख लिया क्या? इसकी वैल्यू पुट करके देखनी है। हाँ हाँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट। ओके। हमने अल्फा, सपोज अल्फा 50% है, तो हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ 50.5 लगा दी। 50% का मतलब अल्फा इज 0.5, ठीक है? अल्फा 0.5 लगाया, 0.5 बाय 2 0.25 हो गया, 1 माइनस 0.25 3/4 हो गया, और उसको जब हम सॉल्व करते तो मॉलिक्यूलर मास 80 आता। हाँ जी, क्लियर है? अब मान लो कि यहाँ पर n मॉलिक्यूल किसी चीज के एसोसिएट हो रहे हैं। एक मिनट, ये रिलेशन समझ में आ रहा है? सामने जो लिखा मैंने, हाँ इधर, n मॉलिक्यूल्स ऑफ A लिए, एसोसिएट हो गए। अगर ये 1 मोल होता और 1 मोल में से अल्फा एसोसिएट होते तो ये कितने बनते?
अल्फा बाई एन। 2 एसोसिएट हुए थे तो अल्फा बाई 2, 3 हुए थे तो अल्फा बाई 3, n एसोसिएट हुए तो अल्फा बाई n। अब n टोटल कितना हो गया? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर से, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास ओरिजिनल। ये लास्ट रिलेशन दिमाग में रखिएगा बस। यहाँ शुरू में चाहे 1 लो, a लो, जो भी लो, लास्ट में वो कैंसिल हो जाता है। अगर तुम इसको a मोल से स्टार्ट करते ना, एंड में वो a नहीं आता, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाय a करते हैं ना। सो जब ये रिलेशन निकालना, यू कैन स्टार्ट विद 1 मोल। हमने 2 तरह के कॉन्सेप्ट्स किए हैं, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मुझे बताओ यहां तक जो मैंने बताया समझ में आई है? पीछे इधर क्लियर है? अब इसी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं ली शैडलियर्स प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ली शैडलियर्स प्रिंसिपल। अब तक तुमने कई रिएक्शंस में ये देखा भी है, इस प्रिंसिपल को ऑब्जर्व किया है। और ये क्या था, लिखने से पहले सुन ले एक बार कि अगर किसी एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम में हम कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, वो आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट होकर एक नए इक्विलिब्रियम को अचीव करता है। एंड इट ट्राई टू अंडू द जो इम्पोज चेंज, जो हमने चेंज उसमें किया उसको अंडू करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हमने उसमें रिएक्टेंट ज्यादा डाल दिया तो वो क्या करेगा, रिएक्टेंट को कंज्यूम करना शुरू कर देगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी। प्रोडक्ट डालते हैं, रिएक्शन किस तरफ जाने लगती है, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उधर जाती है जहां हीट यूज हो रही हो। ठीक है, वॉल्यूम चेंज करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां ज्यादा मोल जा रहे हो, क्योंकि हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो हमने कंसंट्रेशन कम कर दी। तो कंसंट्रेशन कम कर दी, उस कंसंट्रेशन को वापस ओरिजिनल लाने के लिए वो कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा मोल्स बन रहे। तो इक्विलिब्रियम इस तरह से अपने आप को शिफ्ट कर देता है, इसी को ली शैडलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो लिख लीजिए डेफिनेशन इसकी, if there is any change, if there is any change in concentration, temperature, pressure or volume in an equilibrium mixture, then equilibrium will be shifted in such a way to counteract the imposed change. Counteract the imposed change. So इससे क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी चेंज, रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाती है, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा कब चेंज होता है, जब हम टेम्परेचर चेंज करें, ये याद रखना।
एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी चेंज। अब नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि हमने 1 मोर AB डाल दिया, व्हाट इज द न्यू कंसंट्रेशन, कुछ और ही हो गई थी ना। ऐसे ही हम टेम्परेचर चेंज करके भी इस तरह से शिफ्टिंग हो जाती है। पहला कंडीशन लिख लो कंसंट्रेशन वाला, ये डेफिनेशन लिख ली। ली चैटले प्रिंसिपल क्या है? पहला है चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे A plus B giving C, on adding either A or B, कहाँ शिफ्ट हुआ? It will be shifted forward। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? more C will be formed, more C will be formed, will be shifted forward, more concentration of C will be present in new equilibrium। A और B कितने हैं, पहले से कम है ज्यादा, डिपेंड करता है ना हमने डाला कितना है। बट इतना तो कंफर्म्ड है ना कि C का अमाउंट पिछले जो इक्विलिब्रियम में था उससे तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि जैसे A और B हमने डाला वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे A और B यूज हो सके, वो फॉरवर्ड जाएगा। और कब तक जाता रहेगा? जब तक कि इसका रेशो वापस उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के बराबर नहीं हो जाता। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का एक तरीका और क्या है? कुछ C निकाल दो। If C is removed, again this equilibrium will be shifted to forward direction on adding A or B। Second case था on removing C। इस सेकेंड टाइम में क्या चीज कंफर्म्ड है? जब हमने C रिमूव किया तो A और B की कंसंट्रेशन पहले से तो कम ही होगी ना। समझ में आया? When C is removed from the mixture, then A and B from existing equilibrium, their concentration will decrease because they start using। A और B यूज होना शुरू होंगे और C में चेंज होते जाएंगे, और तब तक जब तक कि वो रेशो वापस K के बराबर नहीं पहुंचा। ये पॉइंट समझ में आया सबको? और अगर हम C डाल दें, प्रोडक्ट डाल दें, तो ये बैकवर्ड जाएगा, मतलब A और B जितने पहले हैं उससे आप ज्यादा हो जाए। आई थिंक कंसंट्रेशन का इफेक्ट ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है समझ में आ गया होगा। दूसरा इफेक्ट देखते हैं इसका। इवन ये कंसंट्रेशन वाला इफेक्ट है ना, हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस चीज को कंसिडर करते हैं, देखते हैं। जैसे जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है लंग्स में, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन ज्यादा हुई, हीमोग्लोबिन में, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो ये इक्विलिब्रियम बॉडी में रहता है। जब हमने ब्रीथ किया, हमने और ऑक्सीजन इनहेल की, तो क्या होगा? दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड शिफ्टेड मतलब ज्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चलेगी। जब ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन टिश्यूज में जाएगी जहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, तो जैसे ही वहां ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, मतलब ये यहाँ से निकल रही है, तो जो हमारी बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन पड़ा हुआ है वो ब्रेक हो जाएगा। इट विल प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, और इस तरह से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड होने लगेगा, उसका कलर भी रेड से ब्लू हो जाएगा, और वापस ये डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन लंग्स में आएगा, मूव करता, हार्ट में जो आर्टरीज के थ्रू मूव करता हुआ, जहां भी ऑक्सीजन ज्यादा है, जैसे ही उस एरिया में पहुंचेगा, फिर वापस वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में भी हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीजन के साथ का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो लिख लो इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ये लिख लो, इन टिश्यूज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो, तो क्या होगा? सम ऑक्सी हीमोग्लोबिन will break to give oxygen।
whereas in lungs oxygen is more, तो ये रिएक्शन किस तरह शिफ्टेड हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन. So more oxygen will dissolve to form HbO2. मतलब हमारी बॉडी भी इस लीचिट्रे प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है. जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां ब्लड में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है. जरूरत होती है मतलब जहां ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कम हो गई, तो इक्विलिब्रियम किस तरह शिफ्टेड हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, देख लिया सबने, राइट. पहला इफेक्ट हमने देखा किसका, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. दूसरा लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें एक ही चीज याद रखनी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर will shift the equilibrium towards endothermic side, towards endothermic reaction. Increase in temperature will shift the equilibrium towards endothermic side. Kc की वैल्यू भी चेंज होगी. और डिक्रीज करने पर, decrease in temperature will shift the equilibrium towards exothermic reaction, and this will change value of Kc and Kp. This will change value of Kp and Kc. ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ. यहां से एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो चेंज होगा ही, के भी चेंज हो जाएगा. जैसे कि ये स्लाइड लिख लिया सबने, जैसे कि A प्लस बी C प्लस डी प्लस हीट, पिछला वाला, हाँ. तो ये बताओ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है. हाँ, इधर इधर, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक. बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक. ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड. इट विल बी शिफ्टेड बैकवर्ड. पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई, जहां हीट यूज हो रही है उस तरफ जाएगा ये. तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा है रिएक्शन बैकवर्ड गई, बैकवर्ड गई तो सी और डी कम हो गए. तो के था वो था सी डी बाई ए एंड बी. जब रिएक्शन बैकवर्ड गई तो सी और डी पहले से कम हो गए, ए और बी पहले से ज्यादा हो गए.
तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, के इक्विलिब्रियम विल बी डिक्रीज। रादर अगर हमें दो अलग अलग टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन का के दे रखा हो ना, तो हम बता सकते थे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जैसे कि ये पहला जो मैंने एग्जाम्पल बताया, क्लियर हुआ ये? ए प्लस बी गिविंग सी, हमें नहीं पता एक्सो एंडो क्या है, पर हमें क्या दे रखा है, के इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री it is 0.25 and at 30 degree it is 0.35. What is nature of reaction? Reaction मतलब forward. टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू बढ़ गई, के बढ़ गया मतलब ज्यादा प्रोडक्ट हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, के की वैल्यू बढ़ गई, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट कम हो गया। प्रोडक्ट ज्यादा हो गया मतलब रिएक्शन किस तरफ गई, फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होनी चाहिए थी, एंडोथर्मिक। बैकवर्ड होनी चाहिए थी एक्सोथर्मिक। कुछ समझ में आया? लिख लीजिए। In this example, with increase in temperature, K increases. With increase in temperature, K increases. That means at high temperature, more product is formed. That in this reaction, K increases with the temperature. That is, at high temperature, more product will be formed. At high temperature, more product will be formed. और more product कब बनते हैं? It is possible if reaction is shifted to forward direction. It will be possible if the reaction is shifted to forward direction. अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम हीट ऐड कर रहे हैं ना, तो हीट ऐड कर रहे हैं तो जहां हीट यूज हो रही है रिएक्शन उस तरफ ही शिफ्ट होगी। जैसे कि एक बार एक क्वेश्चन आया था, तो देखें, ये लिखे सबने? देखते हैं कितना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। टेम्परेचर का ऑर्डर बताना दे रही हूँ मैं, 5 मिनट दे रही हूँ, आराम से सोचें। ये ग्राफ परसेंटेज ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। सोच लो पहले, मुझे रीजन के साथ आंसर चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट भी, यू कैन रेज योर हैंड्स, जिसको भी समझ में आ गया हो। T1 सबसे ज्यादा है तुम्हारे हिसाब से? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं कोई भी। मैम T3 सबसे ज्यादा है, T3, T2, T1। T3 सबसे ज्यादा है, क्यों सबसे ज्यादा है? मैम क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्टेड होगा। बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया। तुम देखो इसमें परसेंटेज ऑफ अमोनिया T1 पर मैक्सिमम है ना। ये ग्राफ परसेंटेज ऑफ अमोनिया का था, जब इक्विलिब्रियम आया उस टाइम पर परसेंटेज ऑफ अमोनिया।
कहाँ एसोसिएशन, तो रिएक्शन हो रही है, एसोसिएशन कहाँ हो रही है? N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना। हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ अमोनिया सबसे ज्यादा कब होगी? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड रिएक्शन है एंडोथर्मिक। अमोनिया सबसे कम कब होगी? जब हम हीट ज्यादा करेंगे, और सबसे कम अमोनिया T3 पर है। अल्फा नहीं है, परसेंटेज ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। हाँ फिर हो जाता। तो ये T3 पर अमोनिया मिनिमम है, मतलब T3 पर अमोनिया सबसे ज्यादा डिकम्पोज हो रही है, तभी सबसे कम है, मतलब रिएक्शन T3 पर बैकवर्ड हो रही है। ठीक है, T3 पर रिएक्शन सबसे ज्यादा बैकवर्ड हो रही है, इसका मतलब T3 पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। T3 सबसे ज्यादा, T1 सबसे कम। मुझे बताओ, पहले तो एक क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रही थी वो कॉन्सेप्ट पता चला? तो तुम्हें ग्राफ ध्यान से देखना है, ग्राफ किसके लिए बनाया हुआ है? प्रोडक्ट के लिए बनाया हुआ है। प्रोडक्ट का अमाउंट 3 टेम्परेचर पर दिया हुआ है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जितना कम से कम टेम्परेचर होगा तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, जहां एंडोथर्मिक हो रही है रिएक्शन। इसका मतलब T3 पर जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा था तो काफी सारी अमोनिया डिसोसिएट होके प्रोडक्ट की से रिएक्टेंट की तरफ चलेगी। तो परसेंटेज सबसे कम अमोनिया की T3 पर है, T3 विल बी मैक्सिमम। समझ में आइए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। और टेम्परेचर के इफेक्ट को ही एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दी गई थी, वेंट ऑफ इक्वेशन। मैं वो इक्वेशन लिखवा देती हूँ, डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। वेंट ऑफ इक्वेशन ये है log K2/K1 डेल्टा H ऑफ रिएक्शन by 2.303 R T2 - T1 by T1 T2। इसका जो डेरिवेशन है ये काइनेटिक्स में करेंगे हम नेक्स्ट ईयर में, और कई चीजें पता होनी चाहिए। बट log K2/K1, K2 is equilibrium constant at T2 temperature and K1 equilibrium constant at T1 temperature, और ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वेंट ऑफ इक्वेशन और दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये नेक्स्ट क्लास में इसके लिए करेंगे। और तुम्हारी इक्विलिब्रियम की बुकलेट है भी किसी के पास? देना जरा मुझे। इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस हैं, केमिकल और आयनिक के अलग अलग दे रखे हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन फर्स्ट 62 है, तुम फर्स्ट 29 तो कर ही लेना, दूसरे लॉ ऑफ मास एक्शन पर बेस्ड है। तो पहला फर्स्ट 29 क्वेश्चन, एक मिनट, मतलब फर्स्ट 62 तक तुम कर सकते हो, पर 29 तो नेक्स्ट क्लास तक करके लाना, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में लॉ ऑफ मास एक्शन था, मैंने तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक करवा दिया। ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में केमिकल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और